हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड देखेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड से देखिए ये वीडियो नंबर शायद 28 नंबर वीडियो ये होगी। इसके पहले 27 वीडियो लगभग बन चुकी है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में अगर नहीं देखे हो तो रिवीजन कर सकते हैं एप्टीट्यूड। और देखिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है अभी आपका 14 जून को एंट्रेंस एग्ज़ाम होने ही वाला है। आज डेट है 6 जून है। आपको कितने 8 दिन बचे हैं, तो 8 दिन में आपको 1 वीक में अच्छे से रिवीजन कर लेना चाहिए। हर एक टॉपिक को जितना अधिक रिवीजन कर सकते हैं वो रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करिए, वो ज़्यादा बेनिफिट है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए, या आप वीडियो से क्वेश्चन लगाएं या आप नोट्स बनाए हो तो उससे क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे। चलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कि 40 प्लस क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। जैसे देखिए डिटॉल इज कंटेंट। डिटॉल जो हम लोग यूज करते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के रूप में यूज किया जाता है जर्म को मारने के लिए। तो हम लोग इसमें ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या चीज़ यूज किया जाता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो बताइए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में क्या चीज़ यूज किए जाते हैं, ये चीज़ आपको बताना है कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में क्या यूज किया जाता है। तो ये देखिए क्रिसाल है, ये देखिए क्लोरोजाइलिनॉल है, या फिनाल है, या हाइपोक्लोराइड है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोजाइलिनॉल यूज किया जाता है किसमें, डिटॉल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होता है, ये चीज़ इसमें देखिए। एंटीनेटल केयर प्रसव पूर्व देखभाल क्या है, एंटीनेटल केयर क्या है। जब आप बीएससी नर्सिंग करेंगे तो आपको एनसीपी बनाना पड़ेगा, नर्सिंग केयर प्लान बनाना पड़ेगा। जब आपको असाइनमेंट मिलेगा तो वहाँ पे आपको एंटीनेटल केयर, प्रीनेटल केयर और पेरीनेटल केयर, इसी को पेरीनेटल केयर भी बोला जाता है। एंटीनेटल केयर ये होता है जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उस दौरान जो केयर किया जाता है उसी को एंटीनेटल केयर किया जाता है। अब एंटीनेटल केयर क्यों करते हैं, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के समय कोई मदर्स को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, या बच्चे को और मदर को कोई इफ़ेक्ट ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो, और उनमें कोई बीमारी ना हो, या फिर न्यूट्रिशन से लेके, तो ये चीज़ किया जाता है एंटीनेटल केयर। चेकअप किए जाते हैं, बीपी, रूटीन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब टेस्ट किए जाते हैं। एंटीनेटल विजिट भी हॉस्पिटल में किया जाता है अकॉर्डिंग टू WHO। तो ये देखिए प्रसव पूर्व देखभाल क्या है, केयर बिफोर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के पहले किया जाता है एंटीनेटल केयर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए मातृ मृत्यु का मुख्य कारण क्या है, जो द मेन काज ऑफ मैटरनल डेथ। देखिए जो मदर्स होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं भाई, बच्चे का जन्म देती हैं, तो उसमें कह रहा मातृ मृत्यु का मुख्य कारण क्या है, मेन काज ऑफ मैटरनल डेथ। जो मदर्स होती हैं, प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, उनका मरने का मुख्य कारण क्या होता है, कौन सी ऐसी बीमारी है कि उससे ज़्यादा मरते हैं। देखिए हैमरेज या ब्लीडिंग हो रहा है, या एनीमिया हो गया हो, या फिर सेप्सिस हो गया हो, या फिर एबॉर्शन हो गया है। तो एबॉर्शन अगर हो रहा है तो मदर्स, तो ऐसा नहीं है कि एबॉर्शन होने पे मदर्स मर जाती हैं, इन्फेक्शंस की वजह से, एनीमिया की, हैमरेज की वजह से होता है। ये देखिए पोस्ट पार्टम हैमरेज की वजह से होता है, जिसको PPH बोलते हैं। डिलीवरी के बाद अगर वैजाइनल ब्लीडिंग नहीं बंद होता है ना, तो इतना ब्लड लॉस हो जाता है कि मैटरनल मदर्स का डेथ हो जाता है। तो ये चीज़ हो जाएगा हैमरेज, PPH उसको बोलते हैं, पोस्ट पार्टम हैमरेज जानते हैं ना। पोस्ट मतलब बाद में, पार्टम मतलब डिलीवरी के बाद, पोस्ट पार्टम हैमरेज बोला जाता है। हैमरेज मीन्स ब्लीडिंग होता ही है, आपको पता ही होगा हैमरेज। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए होम विजिट शुड बी। जब आप BSc नर्सिंग करेंगे तो आपका कम्युनिटी मतलब CSC PHC पे और गांव में रूरल एरिया पे कम्युनिटी आपकी ड्यूटी लगेगी, तो होम विजिट आपको करना पड़ता है। या फिर आप जब जॉब करते हैं, मान लीजिए CHO कोई करता है, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तब भी होम विजिट करना पड़ता है। तो नर्सिंग ऑफिसर, ये देखिए होम विजिट शुड बी, गृह भ्रमण होना चाहिए। तो होम विजिट जो किया जाता है उसमें क्या होना चाहिए, प्लान एंड पर्पसफुल होना चाहिए। सही बात है, अगर आप गांव में जा रहे हैं, कम्युनिटी ड्यूटी लगी है, तो आप एक प्लान बना के जाएंगे ना, एक पर्पस बना के जाएंगे कि मुझे ये चीज़ वहाँ के जाके करना है। करना क्या रहता है, गांव में जाएंगे, आपको
कुछ होम्स होते हैं, कुछ गांव होते हैं। एक ग्रुप, आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो 3-4 लोग का एक ग्रुप बना दिया जाएगा। मान लीजिए 4 लोग का एक ग्रुप बना दिया गया। अब आपको एक घर या 2 घर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि इस घर का आपको पूरा बायो हिस्ट्री लेना है, पूरा हिस्ट्री लेना है, देखना है कि कोई क्रोनोलॉजिकल उस घर में कोई बीमारियां तो नहीं है, कोई बच्चे जो डिलीवरी हुई है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कोई महिलाएं प्रेग्नेंट है तो कितने दिन का है, कोई उनको कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, ये सब देखना है। फिर उनके फैमिली मेम्बर्स में कोई जेनेटिक डिजीज़ है, ये सब पूरी हिस्ट्री लेनी होती है। अब देखिए रेगुलर आप होम विजिट पे जाएंगे, हाँ रेगुलर जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक दिन चले गए होम विजिट पे फिर उसके बाद जा ही नहीं रहे हैं। एजुकेटिव होना चाहिए, हाँ एजुकेटिव नॉलेजेबल तो होना ही चाहिए ना। आप जाएंगे, अगर मान लीजिए उनके घर में आपको कोई घर अलॉट हो गया आपके नाम पे, तो आप उनके घर में कोई बीमारियां नहीं है, तो अब ऐसा थोड़ी है कि आप उनके घर पे जाएंगे नहीं। अब उनके घर पे आप जाएंगे, एजुकेट करेंगे कि आप भविष्य में आप सब चीज़ों से बचिए। कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताइए, कुछ डिजीज़ के बारे में बताइए, कुछ न्यूट्रिशन के बारे में बताइए कि ये आप खाने में ये यूज करिए, सब चीज़ बताया जाता है। तो एजुकेटिव भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब आप बीएससी नर्सिंग करेंगे तो आपकी ड्यूटी लगेगी कम्युनिटी में, जो गांव में लगती है वो 3 महीने की लगती है। टोटल 6 मंथ की लगती है। सीएससी, पीएससी, सब सेंटर और गांव में लगती है, मतलब कम्युनिटी में लगती है। जहां पे आपका बीएससी नर्सिंग जिस गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे उसके नज़दीक जो गाँव होते हैं उसी में लगेगा। ये देखिए, व्हिच इम्यूनाइजेशन प्रोड्यूज परमानेंट स्कार, कौन सा टीकाकरण है जो अस्थायी निशान पैदा कर देता है, तो ये चीज़ आपको बताना है। अब इसमें देखिए, इसमें ये बताना है कि ऐसा कोई वैक्सीन है जो बच्चों में लगता है। अब जो बच्चों में वो वैक्सीन लगेगा तो वहाँ पे निशान छोड़ देगा। ये देखिए डीपीटी का फुल फॉर्म भी देख लीजिए। डी से डिप्थीरिया, पी से परटूटिस, टी से टिटनस, तो ये तो नहीं है। बीसीजी, हाँ अगर आप देखे होंगे किसी भी बच्चे को बीसीजी लग जाता है तो ये देखिए बीसीजी वैक्सीन, बेसिलस कालमेटी ग्यूरेन, ये बीसीजी ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाया जाता है बच्चों में। पेशेंट में नहीं लगाया जाता, बच्चों में लगाया जाता है, मतलब भविष्य में उनको कभी ये बीमारी हो ना। तो ये बीसीजी वैक्सीन लगाया जाता है। बीसीजी वैक्सीन जो है ये हाथ में लगाया जाता है। तो ये बीसीजी वैक्सीन लगने के बाद क्या होता है ना, 3-4 दिन बाद, कहते नहीं है अगर बीसीजी वैक्सीन लगा है तो उसका होना कंपलसरी है, नहीं तो ये माना जाता है कि अच्छा हुआ ही नहीं। तो वहाँ पे जहाँ पे इंजेक्शन लगेगा वहाँ पे ब्लिस्टर बन जाएगा, फफोला बन जाएगा, ब्लिस्टर बनेगा। अब ब्लिस्टर बन जाएगा, उसके अंदर फिर पस बन जाता है, पस बन जाता है। पस बनने के बाद ये ब्लिस्टर ब्रस्ट करेगा, ब्रस्ट करके फटेगा, फिर उसके बाद ये क्या होगा, ये यहाँ पे स्किन का निशान पड़ जाता है। तो ये बीसीजी वैक्सीन ही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कौन सी ग्रंथि बेसल चयापचय दर बीएमआर को नियंत्रित करती है। व्हिच ग्लैंड कंट्रोल बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सी ग्लैंड है जो बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर को क्या करती है, बीएमआर को क्या करेगी, कंट्रोल करती है। तो वो कौन सी ग्लैंड होती है ये पूछा जा रहा है। तो वो थायराइड, पैराथायरॉयड, टेस्टिस या पैंक्रियाज। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन थायराइड ही लगाएंगे। थायराइड हार्मोन सिक्रेट करती है और बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करती है, जिससे बॉडी जो होती है वो रेगुलेट करती है। तो थायराइड आप करेक्ट लगाएंगे। एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, काला आजार। अब ये भी देखिए क्वेश्चन, काला आजार किसके द्वारा फैलता है। काला आजार क्या है भाई, काला आजार एक बीमारी है, एक डिजीज़ है। तो ये काज किसके द्वारा होती है, ट्रांसमिटेड मतलब फैलती है किसके द्वारा, ड्रैगन फ्लाई, हाउस फ्लाई, टीसी फ्लाई या फिर सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई के द्वारा फैलती है। सैंड फ्लाई एक छोटी सी मक्खी होती है एकदम, इसी को फिलोबोटोमाइन भी सैंड फ्लाई भी बोला जाता है। तो ये सैंड फ्लाई मक्खी होती है, यही फैलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे, काला आजार सैंड फ्लाई। लेishmania टीसी फ्लाई होती है। नेक्स्ट में देखेंगे, ये सब चीज़ें कराई गई हैं। तो आप ऐसा कोई इसमें क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन जो है नहीं कराए गए हैं, वो मैं ज़्यादा कवर कर रहा हूँ। देखिए, चावल को चमकाने के दौरान कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। व्हिच विटामिन इज लॉस ड्यूरिंग पॉलिश ऑफ राइस। जब मान लीजिए आप धान चक्की में जाके कुटाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं वो कण निकालने के चक्कर में ना वो जो राइस को, धान को इतना पॉलिश कर देता है ना कि वो कण, क्योंकि कण में उसकी क्या होती है, प्रॉफिट होता है। तो
तो कण निकालने के चक्कर में राइस का एकदम पॉलिश कर देता है, हटा देता है, सब कुछ एकदम पतला बना देता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हिच विटामिन इज लॉस, तो कौन सी राइस से विटामिन लॉस हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विटामिन B1 जो होती है वो ख़त्म हो जाती है राइस में। तो विटामिन B1 इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, विटामिन B12, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। थियामिन, थियामिन किस विटामिन को बोलते हैं, B1 विटामिन को थियामिन ही बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे, जो B1 विटामिन कमी हो जाती है अगर राइस को ज़्यादा पॉलिश कर देंगे, विटामिन B1 की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन टू द OCP इंक्लूड, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं OCP के लिए पूर्ण निषेध में शामिल है। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन मतलब ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो कब नहीं दे सकते हैं। अब कंट्राइंडिकेशन है भाई, इस अगर मान लीजिए किसी भी महिला को ये OCP ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स दिए जाते हैं जो गर्भ को रोकते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी फीमेल्स को देखिए थ्रम्बो इम्बोलिज्म है तब नहीं देंगे, लीवर कोई डिजीज है तब भी OCP नहीं दिया जाता है, या फिर ये देखिए क्या है कैंसर ब्रेस्ट स्तन में CA ब्रेस्ट है कैंसर हो तब भी नहीं देते हैं। तो ऑल ऑफ दीज ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, आयुष का मतलब क्या है। आयुष का आपको फुल फॉर्म बताना है। पहले देखिए, पहले अभी भी है ऐसा नहीं है, आयुष का पहले अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता था यूपी में आयुष करके। तो आयुष का एंट्रेंस एग्जाम होता था का अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, अच्छा नंबर लेके आते हैं, तो आप ये सभी कोर्स का नाम है, अलग अलग कोर्स का नाम है, डॉक्टर्स के ये सभी कोर्स हैं। जैसे ए से हो जाता है आयुर्वेद, आप कोर्स कर सकते हैं। वाई से कौन सा कोर्स कर सकते हैं, वाई से आप आयुर्वेदा, वाई से आयुर्वेदा, यू से यूनानी, एच से होम्योपैथी, यस से सिद्धा हो जाएगा, यस से होम्योपैथिक हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा आयुष का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये चीज़ आपको बताना है। इसमें देखिए और बताइए, थोड़ा सा डिफरेंट है इस क्वेश्चन में, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। ए से देखिए आयुर्विज्ञान यहाँ पे लिखा है, तो ये तो गलत हो गया तुरंत। यहाँ से देखिए आयुर्वेदा हो गया, आयुर्वेदा AY से, यू से हो गया यूनानी हो गया, यस से क्या हो गया सिद्धा हो गया, और एच से होम्योपैथी हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन देख लीजिए एक बार, सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन कह रहा आयुर्वेदा, यू से अर्बन यहाँ कह रहा, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि बी ऑप्शन आप करेक्ट लगा देंगे। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी STD नहीं है। STD का मतलब सेक्सुअली, यस से सेक्सुअली, डी से डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी नहीं है। तो ट्राइकोमोनियासिस इसमें दिया गया है, ये तो भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। क्लेमाइडियासिस भी होती है, सिफिलिस भी होती है, लेकिन मेगा कोलन जो है ना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। अब कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, ये सब चीज़ें तो बताई गई हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, डी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखेंगे गर्भावस्था में, ये क्वेश्चन देखिए और बताइए, क्वेश्चन लगाइए। गर्भावस्था में मतलब यूट्रस में, भ्रूण मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। गर्भावस्था में एम्ब्रियो शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने बताया कि कब कब क्या प्रयोग करते हैं। तो एम्ब्रियो कब बोलने लगते हैं, 0 से 2 सप्ताह, जब फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के बाद 0 से 2 सप्ताह तक, 0 से 4 सप्ताह तक, 2 से 8 सप्ताह तक, या 9 सप्ताह के बाद। तो 9 वीक्स के बाद क्या बोला जाता है, भ्रूण बोलने लगते हैं, एम्ब्रियो बोलने लगते हैं, EMBRYO, एम्ब्रियो बोला जाता है। तो ये चीज़ आप देख लेंगे, भ्रूण बोलते हैं, जो गर्भ में बच्चा रहता है उसको एम्ब्रियो बोलने लगते हैं 9 सप्ताह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई है। भ्रूण क्या होता है, मानव गर्भाधारण में होने वाले शिशु को गर्भधारण के 9वें सप्ताह तक या आपके अंतिम मासिक धर्म के 11वें सप्ताह तक
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन भाई आएंगे, अभी लास्ट में हम 2-4-10 क्वेश्चन पूछेंगे, देखेंगे कौन से स्टूडेंट समझ पाते हैं या फिर आप अपने माइंड में स्टोर कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली का घटक नहीं है? तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे 100% कि एक क्वेश्चन देगा, इसमें पूछेगा कौन फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, कौन मेल्स का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, या एसेसरी ग्लैंड मेल्स के कौन है, फीमेल्स के कौन है, तो ऐसे देगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा मानव पुरुष की बात कर रहा है, मतलब मेल प्रजनन प्रणाली नहीं है। तो इसमें कह रहा है कौन सा मेल का आदमी का क्या चीज़ इसमें पार्ट नहीं है। तो ये देखिए मूत्र मार्ग, ये तो मेल में रहता ही है। शुक्राणु पुटिका ये भी रहती हैं। शुक्राणु पुटिका शायद सेमाइनल वेसाइकिल्स को बोलते हैं। शुक्रवाहिका शायद सेमाइनल वेसाइकिल्स को बोलते हैं। और शुक्र पुटिका किसको बोलते हैं? एसेसरी ग्लैंड को, कुछ ऐसे ही बोलते होंगे, देख लीजिएगा। लेकिन इसमें गर्भाशय ग्रीवा, मतलब ये सर्विक्स से रिलेटेड है ना, सर्विक्स से रिलेटेड है। CERVIX, सर्विक्स ग्रीवा, तो ये फीमेल्स का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही लगाएंगे। नेक्स्ट आप ये देख लीजिएगा, मेल्स और फीमेल्स वाला पार्ट सब देख के जाइएगा कि क्या क्या होते हैं। जैसे एसेसरी ग्लैंड फीमेल्स में क्या होती है? एसेसरी ग्लैंड कौन सी होती है? ASSEO, जो सहायक ग्लैंड होती हैं, सहायक डक्ट होती हैं। अगर फीमेल्स में पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे? फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, या फिर वेजाइना हो गया, ये सब एसेसरी डक्ट हैं। अगर यहीं पे मेल्स में पूछ लें तो क्या लगाएंगे? मेल्स में एसेसरी डक्ट जो होती हैं वो रेटी टेस्टिस हो गया, या फिर वासा इफ्रेंसिया हो गया, या फिर एपिडाइमिस भी है, और क्या है, वास डिफरेंस भी है। तो ये सब डक्ट हैं भाई। और ग्लैंड अगर पूछेगा तो ग्लैंड सेमाइनल वेसाइकिल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूथरल ग्लैंड। और वहीं पे अगर फीमेल्स में बात करोगे तो बर्थोलिन ग्लैंड हो जाती है, वेस्टिबुलर ग्लैंड हो जाती है, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड हो जाती है, वल्वा हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ अच्छे से कवर किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई अलग से चीज़ें बता रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत बार बताई गई है। नेक्स्ट में चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट टाइम ड्यूरिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट शुड द नर्स एक्सपेक्ट द ग्रेटेस्ट फीटल वेट गेन? क्वेश्चन ये पूछ रहा, व्हाट टाइम ड्यूरिंग प्रीनेटल, जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, फिर उसके बाद जब 39 वीक्स की पूरी प्रेगनेंसी होती है भाई, 0 से लेकर 39 वीक्स तक पूरी फुल प्रेगनेंसी का पीरियड होता है। 39 वीक्स 9 मंथ बोलते हैं। कितना बोला जाता है, ये सब भी चीज़ बताया गया है। तो 39 वीक्स इसमें कह रहा है प्रीनेटल डेवलपमेंट जब बच्चे का हो रहा होता है तो शुड द नर्स एक्सपेक्ट, तो नर्स जो होती हैं, नर्सिंग ऑफिसर जो होते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रेटेस्ट फीटल वेट गेन कौन से मंथ में होगा। तो मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, आप CHO ऑफिसर हैं या नर्सिंग ऑफिसर, आप BSc नर्सिंग करने के बाद आप बने हुए हैं, आपके पास वो चेकअप के लिए आई है, WHO के अकॉर्डिंग उसको विजिट करना होता है हॉस्पिटल में, कुछ चेकअप कराने होते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ BP चेक हो जाता है, वेट चेक हो जाते हैं, यही सब माइनर चेक होते हैं। जब आप BSc नर्सिंग करेंगे ना, साथ में जब इंटर्नशिप हॉस्पिटल में लगेगी तो आपको एंटीनेटल वार्ड में आपकी ड्यूटी लगेगी। तो वहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, वहाँ पे आपको फीमेल्स जो प्रेग्नेंट औरतें होंगी वो आएंगी, तो उनका फर्स्ट पे आपको उनका हिस्ट्री लेना पड़ेगा और उनका बायोडाटा नोट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वो महिला का वेट ले लोगे कि वेट कितना है, BP मॉनिटर कर लोगे। BP मॉनिटर के बाद आप अगर ब्लड सैंपलिंग है तो ब्लड सैंपलिंग करके दे दोगे अगर कोई टेस्ट होगा। इतनी चीज़ें आप माइनर चीज़ें कर दोगे, हाइट ले लोगे, तो इतनी चीज़ें आप करोगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बच्चे का वेट, इसीलिए तो ये वेट गेन किया जाता है कि कितना वेट गेन हो रहा है, क्योंकि उस समय जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनका भी वेट बढ़ता है और बच्चे का भी बढ़ता है। तो इसमें तो कहा जा रहा है कि फीटल वेट गेन किस ट्राइमेस्टर में सबसे अधिक होता है। तो देखिए, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, एक ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है। एक ट्राइमेस्टर कितने महीने का होता है? 3। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर पूरे प्रेगनेंसी के दौरान चलते हैं। तो लास्ट वाला जो ये ट्राइमेस्टर होता है ना, थर्ड वाला, इसी में बच्चे का जो वेट है सबसे अधिक बढ़ता है। नॉर्मल अगर वेट को बोला जाए कि बच्चे का नॉर्मल वेट जब बच्चा पैदा होता है उसका कितना होना चाहिए, तो 2.5 से लेके 2.5 से लेके 3.9 के बीच में होना चाहिए। तब कहेंगे बच्चे का वेट जो है एकदम स्वस्थ है, इतना वेट होना चाहिए। तो
ये ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन भाई लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय सीवियर वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीडिंग टू वेट लॉस एंड डिहाइड्रेशन। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन खूब देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कंडीशन करेक्टराइज बाई सीवियर वोमिटिंग। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको सीवियर मतलब भयानक, उसको उल्टी हो रही है, वोमिटिंग हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये भी पूछ लें कि वो भाई वोमिटिंग उल्टी क्यों होती है, तो HCG हार्मोन की वजह से, ये हार्मोन की वजह से होती है। अब कैसे क्या इसका मैकेनिज्म है, जब मैंने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया था तब वो सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन किया हूँ। तो सीवियस वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीडिंग टू वेट लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। सही बात है, अगर वोमिटिंग होगा तो वेट लॉस भी होगा प्रेग्नेंट वोमेंस का, और डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन तभी होता है जब शरीर से क्या लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है। तो डिहाइड्रेट बॉडी कर जाती है, तभी तो कहते नहीं है। या फिर RL चढ़ता है, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, कि चढ़ता नहीं है, डॉक्टर चढ़ाता है, तो डिहाइड्रेशन ही केस में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट कंडीशन इज करेक्टराइज बाई सीवियर वोमिटिंग हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो लीडिंग टू वेट लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, प्री एक्लेम्सिया बोलेंगे? नहीं भाई, प्री एक्लेम्सिया में तो BP जो है बढ़ जाता है, थोड़ा सा BP बढ़ जाता है। और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ में भी BP बढ़ जाता है, तो यहाँ तो BP की बात हो ही नहीं रही है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, हाँ ये बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब ही होता है सीवियर वोमिटिंग, अधिक उल्टी होना, अधिक वोमिटिंग करना, अधिक वोमिट करना, ये क्या कहलाता है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहलाता ही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन लगाएंगे, ये क्वेश्चन आप थर्ड ऑप्शन करेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कंडीशन अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ये कंडीशन आती है क्योंकि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इंक्रीज होता है, इसी कारण। दैट करेक्टराइज बाई सीवियर नोजिया भी आती है, घबराहट जी मचलाएगा, वोमिटिंग होगी, मच मोर एक्सट्रीम दैन द टिपिकल मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, मेनी एक्सपेक्टेंट मदर एक्सपीरियंस रहता ही है। इट कैन लीड टू सिग्निफिकेंट वेट लॉस, इसमें वेट लॉस होगा, डिहाइड्रेशन बॉडी करेगी, डिहाइड्रेट करेगा, एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। इफ़ नॉट एडिक्वेटली ट्रीटेड, अगर आप ट्रीट इसको नहीं करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये सब बॉडी में वेरिएट कर जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रोलाइट वेरिएशन करेगा तो हार्ट रेट में, BP में, ये सब क्या फ्लैक्चुएशन देखने को मिलने लगता है, चेंजेज होने लगते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट ही तो आपकी ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की रेट हो गया, यही सब कंस्ट्रक्शन हो गया, जो बॉडी का कंट्रक्शन होता है, ये सब मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट ही तो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सोशियो, ये देखिए क्या लिखा गया, साइंटिफिकली वैज्ञानिक द्वारा द डिलीवरी ऑफ द डेवलप फीटस इज टर्म एज। कहीं ये क्वेश्चन कह रहा है डिलीवरी ऑफ द डेवलप फीटस, डिलीवरी ऑफ द जो डेवलप फीटस हो रहा था, अगर उसकी डिलीवरी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो सीधे सीधे ये बच्चे के पैदा होने को क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ये तो भाई जब एग का क्या होता है, अंडा निकलता है तब बोला जाता है। ओव्यूलेशन कब होता है, 14वें दिन होता है। तो एबॉर्शन कब बोलते हैं भाई, एबॉर्शन तो बोलते हैं जब 21 वीक्स के पहले ही एबॉर्ट हो जाए बच्चा, तब उसको बोलते हैं। पोजीशन नहीं, उसको पार्च्यूरेशन बोला जाता है। तो D ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, पार्च्यूरेशन किसको बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी को बोलते हैं पार्च्यूरेशन। तो ये चीज़ आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए कोलेस्ट्रम क्या होता है भाई। कोलेस्ट्रम अगर कोलेस्ट्रम की बात किया जाए तो मैंने तो कोलेस्ट्रम को एकदम बहुत शानदार बताया हूँ ना कि कोलेस्ट्रम होता क्या है। कोलेस्ट्रम देखिए, एक इसको अगर मिल्क आप बोल सकते हैं, ये मिल्क होता है, मिल्क आप इसको बोल सकते हैं। कोलेस्ट्रम में मिल्क आप बोल सकते हैं। कोलेस्ट्रम देखिए जब डिलीवरी हो जाती है तो मदर्स के ब्रेस्ट से लगभग 3 से 4 दिन बहुत अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रम क्या निकलता है, और जो बच्चे के लिए वरदान होता है। कहते नहीं है बच्चे, मदर्स का शुरुआती दिनों में लगभग 6 मंथ तक बच्चे को पानी वानी नहीं पिलाना चाहिए, सिर्फ माँ का गाढ़ा दूध ही पिलाना चाहिए। तो कोलेस्ट्रम क्या होती
होती है, एकदम थिक येलो कलर की होती है, थिक होती है, येलो कलर की होती है। येलो बोल सकते हैं या फिर गोल्डन कलर बोल सकते हैं, ये उसी कलर की होती है। और लगभग 3 से 4 दिनों में डिलीवरी के बाद मदर से ज़्यादा सिक्रीट होता है ब्रेस्ट से। और अगर बात करेंगे कि कितना सिक्रीट होता है, तो लगभग 30 ml पहले दिन ही सिक्रीट होता है, और नेक्स्ट डे ये बढ़ता चला जाएगा। 60 ml पर डे सिक्रीट होगा, लगभग 60 ml पर डे, एक दिन में 60 ml लगभग होता है। पहले दिन तो 30 ml ही सिक्रीट होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कोलेस्ट्रॉल में कौन सी एक इम्यूनोग्लोबिन होती है, तो वो होती है IgA होती है, IgA होती है। अब इसमें क्या क्या कोलेस्ट्रॉल में, मिल्क में क्या होता है, इसमें हाई एंटीबॉडी होती है, हाई एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होती है। हाई एंटीबॉडी हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, फैट सॉल्युबल इसमें प्रेजेंट होते हैं, विटामिन प्रेजेंट होता है, और हाँ, और ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। तभी तो ये जो बच्चे का जो ये कोलेस्ट्रॉल होता है, इसीलिए तो बच्चे को पिलाया जाता है, क्योंकि जो बच्चे का मिकोनियम होता है ना, फर्स्ट स्टूल जो पास करता है, तो मिकोनियम वो आसानी से पास करे, इसीलिए तो ये बच्चे को पिलाया जाता है। लैक्सेटिव के रूप में काम करता है, ये लैक्सेटिव के रूप में भी काम करता है, जो स्टूल को पास करने में हेल्प भी करता है। और साइंटिफिक ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बेबी को, कोई बीमारी ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये कोलेस्ट्रम मिल्क के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया। कोलेस्ट्रम इज ए मिल्क ऑफ लैक्टेशन पीरियड के दौरान, या फिर मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू डेज, या मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू आवर्स, या मिल्क ऑन डे 1। तो बताइए, ये देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू डे। लैक्टेशन पीरियड कब बोलते हैं भाई, लैक्टेशन पीरियड बताइएगा, देख लीजिएगा। अब इसमें मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू डेज, डिलीवरी के बाद कुछ दिनों तक, लगभग कितने दिनों तक मैंने अभी बताया था, 3 से 4 दिन तक लगभग ये कोलेस्ट्रम सिक्रीट होता है, जो बच्चे के लिए वरदान होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखिए, हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है, ये बताइए। तो ये बोला जाता है MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि एपगार स्कोर एक किया जाता है। एपगार स्कोर, व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द एपगार स्कोर। एपगार स्कोर किस में किया जाता है, ये पहले तो ये एक टेस्ट होता है, मैं बता दे रहा हूँ, ये तो मैं तो किया भी हूँ। एपगार स्कोर टेस्ट जो होता है न्यू बॉर्न में किया जाता है, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो एपगार स्कोर किया जाता है। एपगार स्कोर चेक करते हैं, बेबी में क्या चेक करते हैं, बेबी में चेक किया जाता है कि बच्चे का हार्ट रेट चल रहा है कि नहीं, तो हार्ट रेट चेक करते हैं एपगार स्कोर में। मसल्स उसके काम कर रहे हैं कि मसल्स का टोन चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए स्किन कलर हो गया, ये देखिए यहाँ पे स्किन कलर चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं, रिफ्लेक्स चेक करते हैं, मसल्स टोन चेक करते हैं, और बाद में रिस्पायरेशन भी चेक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें शायद फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्किन कलर, ब्लड प्रेशर नहीं चेक करते, हेड मूवमेंट भी नहीं, हेड रेट, रिफ्लेक्स, ब्रेस्ट फीडिंग। हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो देखिए कोविड-19 का फुल फॉर्म कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। कोरोना वायरस डिफिशियंसी नहीं होगा, डिजीज ही होगा, कोरोना वायरस डिजीज। तो इसमें कोविड-19, ये आपका ऑप्शन नंबर कोरोना वायरस डिजीज 2019। और ये कोरोना वायरस के ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं कोरोना वायरस कहाँ पे पहली बार आया। चाइना में आया था, वुहान सिटी में आया था, कब और कहाँ पे आया था, सब चीज़ें बताई गई हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, व्हिच हार्मोन, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट हो रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखिए 3 आपका हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है हार्मोन, हाइपोथैलेमस से, फिर उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब यहाँ पे तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहा है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 ही हार्मोन सिक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन एंड कौन सा,
एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये देखिए ग्रोथ हार्मोन तो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, FSH भी एंटीरियर, LH भी एंटीरियर, लेकिन एंटी डायरेटिक जो वैसोप्रेसिन होता है ये सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। ये सब क्वेश्चन हज़ारों बार लगवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सक्शन ड्यूरेशन शुड नॉट मोर देन, ये देखिए सक्शन ड्यूरेशन शुड नॉट मोर देन। देखिए जब आप कोर्स करेंगे तो आपका जब ड्यूटी लगेगी हॉस्पिटल में तो सक्शन करना पड़ता है। किसी को मान लीजिए ET ट्यूब लगा है, ET ट्यूब लगा है तो वो सक्शन करना पड़ता है। सक्शन के दौरान ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सक्शन ड्यूरेशन शुड नॉट बी मोर देन। देखिए सक्शन कितने देर, सक्शन ड्यूरेशन शुड नॉट मोर देन, कितने से अधिक नहीं कर सकते। तो सक्शन का जो टाइमिंग होता है 10 से 15 ही सेकेंड तक होता है। इससे ज़्यादा अगर टाइम लेंगे तो उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पेशेंट, और पेशेंट का ब्रेन डेथ, वो खुद उसकी जान जा सकती है। तभी तो कहते नहीं जब हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे भाई सक्शन करने के पहले क्या किया जाता है, हाइपर वेंटिलेट उसको किया जाता है, ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया जाता है, तब उसके दौरान सक्शन किया जाता है। 10 से 15 सेकेंड तक ही सक्शन करते हैं, सक्शन कैथेटर के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ DPT वैक्सीन है, वैक्सीन के नेम है ये सब। तो DPT वैक्सीन का फुल फॉर्म अभी मैंने इसी वीडियो में शुरू में बताया था, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस। प्लेग्रा आ गया गलत हो गया, टॉक्सिन हो गया गलत हो गया, डेंटल आ गया गलत हो गया। ऑप्शन नंबर इसमें डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सभी वैक्सीन के नाम है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस वैक्सीन DPT लगते हैं। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक फीमेल क्लाइंट है, फीमेल एक पेशेंट है जो कम्स टू हॉस्पिटल में आती है और एंड स्टेटिंग टू द डॉक्टर्स टू द कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इन द रेड ग्रीन कलर। तो वो पेशेंट जो आती है वो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि रेड है कि ग्रीन है। लाइक व्हाइल, जैसे कि प्लेइंग द कार्ड, जैसे मान लीजिए प्लेइंग द कार्ड, ताश का पत्ती खेल रहे हैं, एंड सेइंग द ब्लड, और ब्लड देख रहे हैं, तो डिजीज अकर इन व्हिच ऑर्गन, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है। किस में नहीं, रेड और ग्रीन में अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है तो उसको एक बीमारी भी कब बोला जाता है, ये देखिए ड्यूट्रेनोपिया बोला जाता है, जिसमें कॉर्निया में शायद प्रॉब्लम हो जाती है या फिर रेटिना में। ऑप्शन में आप दोनों में एक सही है, आप ऑप्शन में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखिए ह्यूमन हार्ट में ह्यूमन तो जो पंप करता है ना, उसमें सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक जो कंस्ट्रक्शन चलते हैं, कंट्रक्शन होता है। अब उस कंट्रक्शन में देखिए जो इम्पल्स जनरेट करता है, करंट पैदा होता है, तब वो जाके वेंट्रिकल पंप होती है। हार्ट देखें ना कैसा होता है, हार्ट ऐसे अगर आप बनाना चाहते हैं तो हार्ट ऐसे बना सकते हैं। ये देखेंगे ये राइट एट्रिया हो गया, ये राइट ये लेफ्ट एट्रिया हो गया, ये आपका राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से करंट जनरेट होता है, फिर ये कंट्रक्शन वेंट्रिकल और एट्रिया दोनों साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ में एक बार वो कंट्रक्शन करेगा, रिलैक्सेशन करेगा, तो उस हिसाब से चलता है, एक कंट्रक्शन एक रिलैक्सेशन। तो इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस फॉर कंडक्शन सिस्टम, जो ह्यूमन हार्ट में करेक्ट कंडक्शन सिस्टम चलता है उसको आपको बताना है। AB नोड, SA नोड, बंडल हिस, परकिंजे फाइबर, या फिर SA नोड, AB नोड। हाँ, पहले SA नोड करंट इम्पल्स जनरेट करेगा, फिर AB नोड के पास जाएगा, AB नोड के बाद बंडल ऑफ हिस के पास जाएगा, बंडल हिस के बाद परकिंजे फाइबर में जाएगा, और परकिंजे फाइबर वेंट्रिकल में होती है, फिर ये करंट को भेजती है और कंडक्शन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में ये देखिए कंडक्शन सिस्टम इसमें दिया गया, थोड़ा सा इसको आप पढ़ सकते हैं। SA नोड स्टार्ट द सीक्वेंस बाय कॉजिंग द एट्रियल मसल्स टू कंट्रैक्ट। SA नोड नोन एज ए नेचुरल पेस मेकर, SA नोड को पेस मेकर भी बोला जाता है, तो ये भी आप जान गए होंगे। ये भी बार बार पूछा जाता है कि SA नोड को ये साइनो एट्रियल नोड को क्या बोलते हैं, नेचुरल पेस मेकर हार्ट बोला जाता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट किसको बोला जाता है, SA नोड को।
नेक्स्ट में देखिए नॉर्मल एक्साइटेशन ओरिजिनेट इन द साइनोएट्रियल एसए नोड जो करंट इम्पल्स जनरेट करता है, देन प्रोपागेट थ्रू द बोथ एट्रिया, दोनों एट्रिया में जाएगा। द एट्रिया डिपोलराइज स्प्रेड टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर एबी नोड के पास भेजेगा एंड पास थ्रू द बंडल ऑफ हिस के पास जाएगा, फिर बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर के पास जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी चीफ सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब तो काफ़ी बार मैंने बताया भी है, तो इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। क्वेश्चन का जवाब क्या है, जब आप डाइजेशन वाले चैप्टर से इस क्वेश्चन का चीफ सेल से वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, तो ये बताइए चीफ सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। चीफ सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं? जो पेप्टिक सेल्स होती हैं, चीफ सेल्स इसी को बोल सकते हैं, या फिर इसी को पेप्टिक सेल्स भी बोला जाता है, PEPTIC, पेप्टिक सेल्स। अभी ये क्या करती हैं? ये म्यूकस सिक्रेट करती हैं, पेप्सिनोजन सिक्रेट करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करती हैं, या फिर एंट्रेंसिक फैक्टर सिक्रेट करती हैं। तो जो ये चीफ सेल या फिर पेप्टिक सेल ये सिक्रेट करती हैं, पेप्सिनोजन सिक्रेट करती हैं। पेप्सिनोजन बोलिए या फिर प्रोरेनिन भी बोल सकते हैं, प्रोरेनिन भी सिक्रेट करती हैं। तो पेप्सिनोजन हो गया, प्रोरेनिन हो गया। अब यहीं पे अगर हम पूछ लें कि HCl जो होती है वो कौन सी सेल सिक्रेट करती है, HCl, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये कौन सी सेल सिक्रेट करती है? तो ऑक्जेंटिक सेल आप लगाएंगे या पैराइटल सेल लगाएंगे? OXY ऑक्जेंटिक सेल, ये ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर इसी सेल्स को पैराइटल सेल भी बोलते हैं, PARIETAL, पैराइटल सेल्स भी बोला जाता है इसी को। तो ऑक्जेंटिक सेल बोले या फिर पैराइटल सेल, ये क्या सिक्रेट करती हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रेट करती हैं। नेक्स्ट में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ओवरी से निकलने वाला फीमेल हार्मोन है। फीमेल हार्मोन आपको बताना है जो ओवरी से निकलता है। तो ये बताइए ऑल ऑफ द अदर ऑप्शन, मतलब सभी सही हैं। FSH हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, LH हो गया। तो ओवरी से निकलने वाला फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन होता है। तो C ऑप्शन आप करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी एक के अलावा सभी हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं। एक आपको वो हार्मोन बताना है जो पोस्टीरियर से सिक्रेट होता है। ये क्वेश्चन भी कह रहा है, घुमा के कह रहा है, निम्न में से किसी एक के अलावा सभी हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं। तो GH हो गया, GnRH हो गया, TSH हो गया, FSH हो गया। कौन सा इसमें है जो एक एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं सिक्रेट होता? तो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट, तो यही तो मैंने बताया था, ये GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है। और तो और एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रेट होते हैं। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखा गया है एक्सेप्ट GnRH इज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, ऑल अदर हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। सही है। ये देखिए कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है। तो जो कंप्यूटर में चिप यूज की जाती है वो किसकी बनी होती है? क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिलिका या सिलिकॉन की। ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये पार्किंसन डिजीज वाला एक क्वेश्चन आ गया। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया इज, सबसे सामान्य प्रकार का मनोभ्रम इनमें से कौन है? तो सबसे द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी। ये देखिए पिक डिजीज है या फिर पार्किंसन है, एल्जाइमर डिजीज है या टिक्स डिजीज है। तो एल्जाइमर्स डिजीज जो होती है मोस्ट कॉमन टाइप डिमेंशिया डिजीज है। तो ऑप्शन नंबर C आप करेक्ट लगाएंगे। एल्जाइमर डिजीज में होता क्या है? एल्जाइमर रोग भूलने का रोग है। इस रोग में यादाश्त की कमी होना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना। इस रोग का नाम एलोइस एल्जाइमर के नाम से पड़ा था, जिन्होंने सबसे पहले इस रोग का वर्णन किया था, एलोइस एल्जाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन फॉलोइंग व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन 6 किलर डिजीज। तो 6 किलर डिजीज आप बताइए। 6 किलर डिजीज आपको पता है कौन से डिजीज जो हैं 6 किलर डिजीज होते हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन 6 किलर डिजीज,
इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन फॉलोइंग व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन 6 किलर डिजीज। हाँ, ये चीज़ कह रहा है कि जो 6 किलर डिजीज होती हैं, 6 किलर डिजीज कौन सी होती हैं, 6 किलर डिजीज ये देखिए इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो 6 किलर डिजीज में नहीं है। तो 6 किलर डिजीज में होती है मीजल्स आते हैं, मीजल्स आता है, परटूसिस आते हैं, PERTUSSIS परटूसिस आता है, डिप्थीरिया आता है, टिटेनस आता है, ट्यूबरक्लोसिस आता है, और एक होता है, एक हो गया, दो हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एक आता है, हाँ, पोलियोमिलाइटिस आती है, POLIOM पोलियोमिलाइटिस आती है। तो ये इतनी आती हैं, इसमें कॉलरा नहीं आता, डिप्थीरिया, परटूसिस, पोलियो आता है कि नहीं आता, पोलियो भी नहीं आता है, कॉलरा आती है कि नहीं आती है बताइए। कॉलरा भी दिया गया और पोलियो भी दिया गया है, तो पोलियो इसमें आता है कि नहीं, पोलियो आता है शायद, कॉलरा नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन कॉलरा आप लगाएंगे, कॉलरा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिप्थीरिया, टिटनस, परटूसिस, हेपेटाइटिस बी, ये सब पोलियो वैक्सीन आता है, कॉलरा नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज सिचुएटेड इन, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार हो गया ना। हेड क्वार्टर आपको बताना है, यूनिसेफ का हेड क्वार्टर क्या है। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो आप न्यू दिल्ली देख सकते हैं, न्यूयॉर्क देख सकते हैं, या फिर आपको देखना है न्यूयॉर्क ही इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार लगवाया गया है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा चीज़ें यहाँ मैं लिख के दिया हूँ, तो आप यूनिसेफ के बारे में देख लीजिएगा। यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म पहले देखिए, यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे नेशन आता है, इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, चाइल्ड इमरजेंसी फंड भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। यूनिसेफ को चाइल्ड इमरजेंसी फंड बोल सकते हैं, या फिर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, पूरा नाम रट लीजिएगा। 1946 में ये आया था, और हेड क्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। और इसमें क्या चीज़ें की जाती हैं, GOBI, मैंने एक ट्रिक बनाया था, गोभी 3F, गोभी जो खाते हैं नहीं, 3F। एक ये देखिए, जी से क्या हो जाएगा, ग्रोथ मॉनिटरिंग किया जाता है, ओ से ओरल रिहाइड्रेशन इसके अंतर्गत आते हैं, बी से ब्रेस्ट फीडिंग, आई से इम्यूनाइजेशन, ये मदर्स और बच्चे के लिए होता है, प्रेग्नेंट मदर्स और न्यूबॉर्न बेबी। 3F का मतलब क्या होता है, एक F का हो जाएगा फैमिली प्लानिंग के लिए, एक F फैमिली एजुकेशन के लिए, ये और एक फैमिली न्यूट्रिशन के लिए। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत मेंटेन की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और खूब पूछा जाता है, ये क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है, हैंड वॉशिंग का पूछा जाता है, हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन। ये देखिए हैंड वॉशिंग का अगर स्टेप पूछा जाएगा तो ये पूरा हैंड वॉशिंग का स्टेप है। हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन में अंतर होते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हैंड वॉशिंग के टेक्निक अगर पूछ लिया जाएगा कि HAND, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हैंड वॉशिंग के टेक्निक बताइए, कितनी टोटल टेक्निक होती हैं, कितने टोटल स्टेप होते हैं, स्टेप पूछा जाएगा तो आप 7 स्टेप लगाएंगे हैंड वॉशिंग के। यहाँ देखिए रब कर रहा है, पाल्म टू पाल्म रब कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, रब कर रहा है बैक साइड, हैंड के बैक साइड, दोनों साइड पे रब कर रहा है। यहाँ पे यह देखिए फिंगर के बीच में रब कर रहा है, यहाँ पे इंटरलॉक सिस्टम है, यहाँ पे थंब को, और यहाँ पे क्या कर रहा है, रब फिंगर टिप्स को घुमा रहा है ऑन पाम पे बोथ हैंड, और यहाँ पे कलाई को धुल रहा है। तो ये टोटल 7 स्टेप हैं इसमें। तो हैंड वॉशिंग के अगर पूछा जाएगा टोटल कितने स्टेप है, तो 7 लगाएंगे। और अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया कि हैंड हाइजीन के कितने स्टेप होते हैं, भाई हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग के अंतर नहीं लग रहा है, हैंड हाइजीन अगर पूछ लेगा तो हाइजीन तो आप कितना लगाएंगे, हैंड हाइजीन पूछ लेगा तो आप लगाएंगे कितने स्टेप लगाएंगे, तब आपको 5 स्टेप लगाना है। हैंड हाइजीन अगर पूछ लेगा, हैंड हाइजीन का आपको 5 स्टेप दिया जाएगा, और हाँ 5 स्टेप आप हैंड हाइजीन के लिखते हैं। हैंड हाइजीन के स्टेप क्या क्या होते हैं, हैंड हाइजीन का मतलब इसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है ना, हैंड हाइजीन में
हैंड हाइजीन में आपके अगर टाइमिंग की बात किया जाएगा तो 60 सेकंड से लेके 40 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक लगता है ये। तो ये चीज़ आप देख लेंगे, टाइमिंग इसमें दिया गया है। और ये जो 5 स्टेप हैं ना, ये 5 स्टेप कौन कौन से स्टेप होते हैं हैंड हाइजीन के। जैसे कोई पेशेंट है, उसको टच करने के पहले आपको हाथ को हैंड हाइजीन करना पड़ेगा। पेशेंट को टच करने के बाद, या फिर पेशेंट के सराउंड में कोई चीज़ टच कर दे रहे हैं, या फिर कोई प्रोसीजर किए हैं, या फिर कोई बॉडी फ्लूइड टच कर दिए हैं, तो वो 5 स्टेप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होती हैं कौन सी टाइप की इसमें डब्ल्यूबीसी नहीं है? तो न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी सेल होती हैं, बेसोफिल होती हैं, इस्नोफिल होती हैं, लेकिन एर्थ्रोसाइट तो आरबीसी सेल्स है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी सेल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू ब्लड सेल्स। इनमें से कौन सी ट्रू ब्लड सेल्स नहीं है? तो प्लेटलेट्स जो है ये ट्रू ब्लड सेल्स नहीं है। तो ये देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 लगाइएगा। यहाँ पे देखिए, प्लेटलेट्स जो होती हैं आर नॉट ट्रू ब्लड सेल्स, दे आर लैक न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती हैं। ये फ्रेगमेंट के ब्लड सेल्स जब टूटती हैं तो उसी से बनती हैं। नेक्स्ट में देखिए, द रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन लोकेटेड इन। जो रिस्पायरेटरी सेंटर होते हैं वो ब्रेन के किस पार्ट में लोकेटेड होते हैं, स्थापित होते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स, सेरिबेलम या ए एंड बी। भाई मेडुला ऑब्लंगेटा या पोन्स आप लगाएंगे तो डी ऑप्शन शायद सही हो जाएगा। वैसे तो रिस्पायरेटरी सेंटर अगर बात किया जाएगा तो मेडुला ऑब्लंगेटा भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा या पोन्स, तो ऑप्शन नंबर इसमें आप डी ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, या फिर ए ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। आप देखिएगा इसमें दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन आप चूज करके कोई भी लगा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर लगाना है तो डी ऑप्शन या फिर ए ऑप्शन। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे। अभी देखिए ऐसे क्वेश्चन में और सिलेक्ट किया हूँ, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा, मेडुला एंड पोन्स। ये देखिए, हाँ तो मेडुला एंड पोन्स, इसमें डी ऑप्शन नहीं लगाना भाई। ये देखिएगा डी ऑप्शन, वही क्वेश्चन, रिस्पायरेटरी सेंटर आर लोकेटेड इन। तो देखिए रिस्पायरेटरी सेंटर कहाँ पे होता है, ब्रेन के कहाँ पे होगा? तो ये देखिए बी ऑप्शन, मेडुला एंड पोन्स। मेडुला का मतलब मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर पोन्स दिया रहेगा और बी ऑप्शन देगा तो लगाएंगे, बोथ लगाएंगे। और अगर ओनली मेडुला ऑब्लंगेटा दिया है तो आप वही ऑप्शन लगाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये हज़ारों बार करवाया गया है ना। व्हिच ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीबॉडी। कौन सा इसमें ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं होती है? बताइए, किसमें एंटीजन नहीं होता है, किसमें एंटीबॉडी नहीं होते हैं, ये सब बताइए ना। अब एग्ज़ाम टाइम है, वही चीज़ मैं बार बार अगर पूछूंगा तो ये होता ना कि कहते नहीं जो क्वेश्चन आएगा नहीं तो डिप्रेशन थोड़ा फील हो जाता है क्या, तो होता भी है। लेकिन आप पढ़े होंगे तो सब चीज़ें आप एक्यूरेट बता पाएंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं कि डिप्रेशन फील हो रहा है। तो आप इसमें बताइए कमेंट करके। कमेंट सभी को करना रहता है, हवाबाजी नहीं चलनी चाहिए कि हवाबाजी कर रहे हैं और कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब देना रहता है। तो बताइए एंटीबॉडी किसमें नील होती है? आप इसमें ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी जो है वो नहीं होती है, नील होती है। अब आप बताइएगा कि किसमें एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन किसमें नहीं होता है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने तो इस क्वेश्चन का जवाब दे ही दिया। वार्ड इन हॉस्पिटल में कौन कौन से वार्ड होते हैं, फिर उस वार्ड का क्या क्या काम होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो ये सब चीज़ें कर लेंगे कभी, अभी तो क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन ही ज़्यादातर हम लोग कवर कर रहे हैं। हाँ, ईसीजी का उपयोग किस में मापने के लिए किया जाता है? तो ये तो हार्ट रक्त कण, दिल की धड़कन मापने के लिए ईसीजी किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफ होगा। ईसीजी देख लीजिए। ईईजी किसके लिए? ईईजी न्यूरोलॉजी फिजियोलॉजी के लिए किया जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है। और ईसीजी देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नहीं होता, ग्राम तो वो मशीन होती है, ग्राम तो वो जो कागज़ निकलता है वो होता है, और ये मशीन है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पताल में प्राप्त संक्रमण को के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए आप अपने किसी रिलेटिव का या अपने फैमिली मेम्बर्स का किसी का दवा कराने हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ आपको खुद इन्फेक्शन हो गया, तो अस्पताल में प्राप्त संक्रमण के रूप में भी जाना जाता है। या पेशेंट मान लीजिए उसको कोई भी बीमारी थी, बुखार था या फिर कोई रीनल डिजीज़ थी या लीवर डिजीज़ था या कोई और डिजीज़ था, वो साथ में गया, उसको अस्थमा स्ट्रा मिल गया, तो उसको नोजोकोमियल संक्रमण
संक्रामण बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन उसको बोला जाता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन टू कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे 5वां जीवन सूचक लक्षण कौन है, तो वो 5वां जीवन सूचक लक्षण जो है वो पेन, दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन और इसमें लिया गया है। क्वेश्चन और ये भी कर लेते हैं। सर्वोत्तम परिणाम तक पहुंचने के लिए नर्स व्यक्तिगत संघर्ष प्रबंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपयोग कर सकती है। तो नर्स क्या कर सकती है, सहयोग कर सकती है, या सहायता भी कर सकती है, सहयोग, लेकिन सहयोग कर सकती है। हाँ, ये सब देख लेंगे, ये सब अगर देखना तो देख लीजिए एक बार। कर्मचारी निरीक्षण इकाई की सलाह के अनुसार एक प्रसव कक्ष जो लेबर रूम में स्टाफ परिचारिकाओं की कितनी संख्या की आवश्यकता होती है। तो ये लेबर रूम में प्रत्येक प्रसव टेबल के लिए एक स्टाफ परिचारिका की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर आप 3 लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत जो है वो स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत कौन नहीं है, अज्ञात से ज्ञात, यही नहीं है। हाँ, ये भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में नर्सिंग प्रबंधन का कार्य कौन सा है। तो नेटवर्किंग, प्रशासन, योजना या फिर पदानुक्रम। हाँ, तो निम्नलिखित में नर्सिंग प्रबंधन का कार्य कौन सा है, तो वो होता है योजना बनाना। जब आप एक साइंटिस्ट ने दिया था, ये आप देख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं कि जो नर्सिंग का काम होता है उसका पोस्ट कार्ड, ये एक ट्रिक बताया गया है। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना। एक साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम कुछ करके था ऐसे ही। तो ये देख लेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन करना, योजना बनाना, ये सब काम होता है नर्स का। नेक्स्ट में ये देखिए, डिस्चार्ज किए गए मरीजों के रिकॉर्ड और चार्ज की जांच कर नर्सिंग केयर का मूल्यांकन है। तो ये देखिए, डिस्चार्ज जब करते हैं, किसी पेशेंट को हॉस्पिटल से अगर ठीक हो गया, डिस्चार्ज किए गए मरीजों के रिकॉर्ड और चार्ट की जांच कर नर्सिंग केयर का मूल्यांकन क्या किया जाएगा, नर्सिंग प्रबंधन लेखा परीक्षा या समवर्ती लेखा। हाँ, तो उसका नर्सिंग प्रबंधन लेखा परीक्षा मेंटेन करना होता है। तो इतने क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए थे, काफ़ी क्वेश्चन थे, लगभग 60-60 क्वेश्चन रहे होंगे, 60 के ऊपर ही हैं, 70 उत्तर शायद समथिंग में, 70-60 ऐसे ही होंगे जो भी। तो चलिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा और वीडियो को आप रिवाइज करिए और तैयारी करिए 14 तारीख के लिए बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइव क्लासेस 2 बजे करेंगे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादातर क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ें तो आप लोग वैसे भी फोड़ के आएंगे। दिक्कत होगी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से कर लेंगे। थैंक यू।